चलिए दोस्तों, तो फाइनली हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस के सारे के सारे क्वेश्चंस को डील कर लिया, उसको समझ लिया। और उसके बाद जो हमारे मॉड्यूल में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट हमने इसके सभी अभी प्रैक्टिकल देखे हैं, बट प्रैक्टिकल के अलावा और अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं उसको अभी देखना रहता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बाकी सवाल को हम देख लेंगे पहले, उसके बाद हम आएंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। मतलब फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन से, तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। दूसरा कि ये कॉन्सेप्ट कुछ यहां कवर होगा और बाकी बचा हुआ जो है वो आप जैसे देख रहे हैं कि अगले चैप्टर में आपको कनेक्ट करना रहेगा, तो इसलिए इसको हम एंड में करेंगे ताकि जब हम अगले चैप्टर में स्विच करें तो बीच में कोई गैप ना आए। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं, इसको कवर करेंगे जब हम बाकी बचे हुए सवाल हम कवर कर लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के। ठीक है सर, तो फटाफट से हम कुछ और वैरायटी की क्वेश्चन देखेंगे। प्रैक्टिकल एरिया हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का खत्म हो गया है, एक्सेप्ट उन सवालों के जो हम बात करेंगे 10 का दम के साथ। ठीक है, बट उसके अलावा अगर और मैनर में क्वेश्चंस देखें तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपसे पूछे गए हैं पीछे सालों में, कि अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, ट्रू फॉल्स का कैसा आएगा, फिलअप्स कैसे आ सकते हैं, एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं। ऑल्दो दिस इज अ प्योरली प्रैक्टिकल चैप्टर, इसलिए बहुत ही कम थ्योरी के सवाल हैं। और अगर कुछ थ्योरी इसमें से बनाई भी जाएगी जबरदस्ती तो आप इजीली, अगर आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आ गई है इस चैप्टर की, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई ज्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है, जिसका सॉल्यूशन भी ऑल्दो दिया हुआ है, केबीएस 2022 में पूछा गया। और पता नहीं क्यों इस टाइप की चीजें हम डिस्कस करके चले हुए हैं, पीछे भी हमने डिस्कस किया है, बट स्टिल इसका आंसर लिखने में इंसान को थोड़ा सोचना पड़ गया। स्टूडेंट्स लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए कि सर ये क्या सवाल पूछ लिया, इसका जवाब क्या देंगे। ऑल्दो आप देखेंगे बहुत ही इजी सवाल है। क्या सवाल है थ्योरी का, कह रहा है प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, गिव एटलीस्ट 2 इलस्ट्रेशंस। क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सभी सिचुएशन में, सभी सर्कमस्टांसेस में एक अच्छा रिजल्ट देके चलता है, एक अच्छी बात बता के चलता है, एक इक्वेशन को हमेशा इक्वेट करते हुए चलता है, बराबर होते हुए चलता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको कह रहा है 2 इलस्ट्रेशन दो कि ऐसा क्या होता है, अगर होता है तो साबित करो, 2 इलस्ट्रेशन देके बताओ। तो आप इसमें क्या बताएंगे, आप बेसिकली आपको इसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन की अच्छाई बतानी है। मोटे मोटे तौर पर अगर इन शॉर्ट कहूं कि ये सवाल आपसे क्या चाह रहा है, सवाल आपसे चाह रहा है कि उसकी 2 अच्छाइयां आप बताओ यहाँ पे। तो इस सवाल के अंदर हम 2 अच्छाइयां कैसे बताएंगे कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमें क्या मदद करता है, हमारी एक्यूरेसी पता करने में मदद करता है कि जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। अगर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर चल रहा है, मतलब ऐसे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल अगर होके चल रहा है, दैट मींस कि जो भी हमने अकाउंटिंग की है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, जो भी हमने उसको रिकॉर्ड किया है उसके अंदर कोई भी प्रकार की गलती नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है। एंड सेकंड, इसकी हमने बात की थी पीछे भी कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसी की मदद से हम क्या बना पाते हैं, बैलेंस शीट। क्योंकि बैलेंस शीट में एक साइड हम लिखते हैं एसेट्स को, एक साइड लिखते हैं हम कैपिटल को, और उसके नीचे हम लिखते हैं लायबिलिटीज को। यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है और ये आपका मैच हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। तो अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सही से बना रखी है तो आप बैलेंस शीट में अच्छे से उसको प्लॉट कर पाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है अकाउंटिंग इक्वेशन आपका मैच होगा तो बैलेंस शीट अपने आप ही मैच हो जाएगा। तो आपको बैलेंस शीट प्रिपरेशन में भी मदद करता है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल सा आपको मोटी मोटी 2 इसकी विशेषताएं यहां पे बतानी थी जो कि हमने बता दी। नाउ अगला सवाल आता है अनसॉल्व्ड में, जिसके अंदर पहला सवाल है हाउ द एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल विल बी अफेक्टेड अंडर द फॉलोइंग केसेस। अब कुछ केसेस आपको दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ इन केसेस पे एसेट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, लायबिलिटीज पे क्या आएगा और कैपिटल पे क्या आएगा। तो मोटा मोटा आपको एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दे दी गई और हम जैसे उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में सॉल्व करते थे, जब हमें फिगर्स दिए होते थे, फिगर्स नहीं दिया हुआ है तो हमें उसको बताना है कि क्या उस पे इंपैक्ट क्रिएट होगा। सबसे पहला क्या है, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश। आपने बिल्डिंग खरीदा है कैश में, तो क्या इंपैक्ट होगा, तो जो इसका इंपैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, एसेट्स में आएगा। एसेट्स में क्या इंपैक्ट आएगा सर, एक तो आपका जो बिल्डिंग है जो आपने परचेज किया वो बढ़ जाएगा, बिल्डिंग आपका ऐड हो जाएगा। और दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा, क्योंकि आपने कैश में खरीदा है तो आपका एक एसेट जो कि कैश है वो उतने से माइनस हो जाएगा। दिस इज द इंपैक्ट ऑन एसेट। लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट है नहीं सर, कैपिटल पे है बिल्कुल भी नहीं। आगे, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा आपने क्रेडिट में, तो एक तो आपका एसेट के अंदर इंपैक्ट आएगा। क्या इंपैक्ट आएगा एसेट में, कि आपका जो फर्नीचर है वो यहां पे बढ़ जाएगा, फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। दूसरा, आपने क्रेडिट में खरीदा है तो दूसरा इंपैक्ट कहां पे आएगा, लायबिलिटीज में आएगा। और लायबिलिटीज में आपने क्रेडिट पर अगर खरीदा है तो ये आपका क्या बनेगा, क्रेडिटर। आपने अगर उधार में खरीदा है तो क्या बनेगा, ये आपका क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में जाके इतना अमाउंट आपका ऐड हो जाएगा जितने का भी आपने फर्नीचर खरीदा है। रिसिप्ट ऑफ कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ तो क्या होगा सर इसका, तो रिसीव हुआ है तो एक इंपैक्ट तो इसका आएगा एसेट में।
कि कुछ भी आपको इनकम रिसीव होती है तो एसेट के अंदर हम उसको क्या करते हैं, कैश में ले जाके ऐड कर देते हैं। और दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा, आपको कमीशन रिसीव हुआ है तो ये आपकी एक इनकम है, और इनकम और एक्सपेंसेस कहां एडजस्ट होते हैं, जाके कैपिटल में, तो इतने से आप कैपिटल को भी ऐड कर दोगे। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को आपने पे किया है तो इंपैक्ट क्या होगा, पहले तो आप पे कर रहे हो तो आपका एसेट, एसेट का मतलब कि जो कैश है वो उतने से माइनस हो जाएगा। और दूसरा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर आपने अगर पेमेंट कर दी तो आपकी लाइबिलिटी इतने से कम हो जाएगी, तो लाइबिलिटी के अंदर जो भी आपका क्रेडिटर्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इतने से माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंपैक्ट करते हैं। इसी तरीके से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के सवाल भी किए थे, बट यहाँ पे नंबर्स ना देते हुए, रुपीज में ना देते हुए, फिगर्स ना देते हुए आपसे थ्योरेटिकली इस सवाल को पूछा गया, आप आराम से इस तरीके से उसको बताएंगे। अगला आता है विच ट्रांजेक्शन विल। अब आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन का एग्जांपल देना है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे खुली छूट दे दी, आपको ट्रांजैक्शन नहीं दिया जा रहा, आपको कह रहा है आप बताओ ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन होगा जिससे एसेट आपका कम हो जाएगा और कैपिटल भी आपका कम हो जाएगा। मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन बताना है जिससे आपके एसेट में भी गिरावट आएगी और कैपिटल में भी गिरावट आएगी। तो ऐसा ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, आपने एग्जांपल देखा था ड्राइंग्स का। ड्राइंग जब करते हो तो कैपिटल आपका कम हो जाता है और आपका एसेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई खर्चे की पेमेंट कर दोगे तो उससे क्या होगा, अगर आप कोई एक्सपेंसेस को पे करोगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आपका कैपिटल कम हो जाता है और एक्सपेंसेस हमने पे किया तो कैश कम होगा, मतलब ऑटोमेटिकली आपका एसेट कम हो जाता है। तो आप लिख सकते हो एक्सपेंसेस पेड और ड्राइंग, ये दोनों इसके एग्जांपल हो गए कि इस टाइप के ट्रांजैक्शन से ये इंपैक्ट क्रिएट होता है। अगला क्या है, इंक्रीज दी एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो बहुत ही सिंपल है, कह रहा है एसेट इंक्रीज होगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई उधार में एसेट खरीद लिया या फिर आपने कोई उधार में स्टॉक खरीद लिया, एक ही बात है। आप एसेट खरीदो या कोई और स्टॉक खरीदो, अगर आप उधार में खरीद लेते हो मतलब क्रेडिट में खरीद लेते हो तो उस केस में आपका एसेट भी बढ़ जाता है और आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हो परचेज ऑफ एसेट या फिर स्टॉक ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा मतलब लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और एसेट तो हमारा बढ़ेगा ही क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। अगला पॉइंट है इंक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। अब आपका एसेट भी बढ़ गया एक और दूसरा एसेट जो है वो यहां पे कम हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि सपोज आपने कोई एसेट को सेल कर दिया, सेल ऑफ एसेट, या फिर आप कह सकते हो सेल ऑफ स्टॉक, मतलब कैश सेल जिसे हम कहते हैं कि अगर हमने कोई एसेट को बेचा है या फिर स्टॉक को बेच दिया कैश में तो कैश आएगा, एक एसेट बढ़ जाएगा, और स्टॉक चला जाएगा तो दूसरा एसेट वहां पे कम हो जाएगा। तो बहुत ही इजी एग्जांपल है ये भी। अगला आता है डिक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज द लाइबिलिटी। आपकी एसेट भी कम हो गई, लाइबिलिटी भी कम हो गई। लाइबिलिटी कब कम होती है, जब आप उसकी पेमेंट कर देते हो। तो पेमेंट अगर आप करोगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिटर अगर आप पे करोगे तो क्रेडिटर कम होगा, साथ ही में आपका कैश भी कम हो जाएगा, तो लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी और कैश जा रहा है इस वजह से आपका एसेट भी कम हो जाएगा। तो बहुत इजी है, अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हुआ, अच्छे सॉल्व किया हुआ है तो थ्योरेटिकली आपको सिचुएशन बेस पे कोई भी आप एग्जांपल देने के लिए कहा जाएगा तो आप एग्जांपल के थ्रू अपना उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है सर, अगला देखते हैं अगर एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में इसके ऊपर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने कह रहा है विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इन कुछ इक्वेशन में से आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन जो है वो बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। पहला कह रहा है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल। ये तो बिल्कुल पाप है, ये तो बिल्कुल पाप वाला इक्वेशन दे दिया जहां पे कह रहा है कि जो एसेट है वो लाइबिलिटी में से कैपिटल घटा देंगे तो एसेट निकल के आ जाएगा, बिल्कुल गलत। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा क्या कह रहा है एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटी, इसी का इसने उल्टा कर दिया, एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटी। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये आपको सुना सुना लग रहा होगा तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला कह रहा है एसेट इक्वल टू नेटवर्थ माइनस लाइबिलिटी, ये भी गलत जवाब है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। बहुत ही सिंपल था। विच इक्वेशन इज इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है जहां पे आपसे ये नहीं पूछ रहा कि करेक्ट कौन सा है, करेक्ट तो इसमें बहुत सारे होंगे, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, आपको यहां पे गलत बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, तो एसेट इक्वल टू क्या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, बिल्कुल होता है। कैपिटल इक्वल टू क्या एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है, जी हाँ ये भी सही है। लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल क्या ये होता है, हाँ ये भी होता है। और एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल क्या ये होता है, ये नहीं होता। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा, डी, दिस वन दी इनकरेक्ट। बाकी सारे के सारे आपको यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन दिए हुए हैं। तो बिकॉज ये अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल है, अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर, तो सवाल भी किससे रिलेटेड आएंगे, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड ही आएंगे। चलिए अगला सवाल है फिलिप्स का। फिलिप्स में आपके सामने पूछा जा रहा है, कह रहा है क्या एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या जोड़े तो बनेगा,
एसेट कैसे बनेगा, कैपिटल में क्या जोड़े तो एसेट बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, नो डाउट इन दिस। और अगला कह रहा है लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट में से क्या घटा दें, तो लाइबिलिटी निकल के आएगा। तो जब आप एसेट में से अपना कैपिटल माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका लाइबिलिटीज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बट फिलहाल में इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला आता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का सवाल क्या है, अकाउंटिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। कह रहा है जो अकाउंटिंग है वो हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होती है। बताइए सही कह रहा है गलत कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। बिना अकाउंटिंग इक्वेशन के अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती, जो उसका इंपैक्ट होगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन से ही डिराइव होता है और इसी से बात हमारी आगे बढ़ती है। तो नो डाउट अकाउंटिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट। लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस एसेट होता है। ये बिल्कुल पाप वाली बात कर रहा है। हमें पता है लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, एसेट माइनस कैपिटल हो सकता है, बट कैपिटल प्लस एसेट आपकी लाइबिलिटी नहीं हो सकती। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ देयर आर नो लाइबिलिटीज एसेट ऑफ द बिजनेस विल बी इक्वल टू इट्स कैपिटल। कह रहा है अगर लाइबिलिटी जीरो हो जाए तो एसेट इक्वल टू कैपिटल होगा। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। लेकिन लाइबिलिटी अगर आपकी जीरो है तो आप कह सकते हो कि इसको छोड़ दो, एसेट इक्वल टू आपका कैपिटल हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ ट्रू एंड फॉल्स का सवाल बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आता है असर्शंस और रीजंस वाले क्वेश्चंस। इसके ऊपर छोटे छोटे दो सवाल आपको दिए गए हैं, इन दो सवाल को हम कर लेंगे तो हमारा ये आइडिया भी लग जाएगा। असर्शन और रीजन आपको पता ही है, ये भी ट्रू और फॉल्स के अलावा और कुछ नहीं होता, बट इसको करने का एक तरीका है। कुछ कोड्स आपको मेंशन होते हैं, उस कोड्स के अकॉर्डिंग हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। कोड्स क्या होते हैं सर, तो दो स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। एक है आपका असर्शन जिसको हम ए के नाम से बोलते हैं, एक है रीजन जिसको हम आर के नाम से बोलते हैं। दो स्टेटमेंट हमें देखना होता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो आपका सी आंसर बन जाता है। असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो आपका डी आंसर बन जाता है। अगर दोनों ट्रू हो जाए तो हमें चुनना पड़ेगा ए और बी में से। अगर असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें देखना होता है कि क्या ये रीजन जो है ये एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का। अगर हाँ तो आपका आंसर हो जाएगा ए। और अगर दोनों ट्रू तो हैं लेकिन दोनों के दोनों अलग स्टेटमेंट है, आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका, तो उस केस में आपका आंसर हो जाता है बी। तो मोटा मोटा ट्रू और फॉल्स अगर आपने समझ लिया तो इसको कोड के अकॉर्डिंग आप आराम से बांट पाएंगे। ठीक है सर, पहला सवाल क्या है, कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट द टोटल क्लेम इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो और ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कह रहा है जो अकाउंटिंग इक्वेशन है आपको ये बताता है कि जो भी क्लेम है, क्लेम का मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी से है, तो जो भी लाइबिलिटी है आपकी चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो वो एसेट्स के हमेशा बराबर होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपको मोटा मोटा ये कह रहा है इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब कैपिटल और एक्सटर्नल क्लेम एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी। कह रहा है इन दोनों को जोड़ दें तो क्या वो एसेट बनेगा, बिल्कुल एसेट बनता है। दिस इज दी ओनली अकाउंटिंग इक्वेशन, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला, it is based on dual aspect concept, that is every transaction has two aspect debit and credit। मतलब कह रहा है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है इसके ऊपर कि भैया हर एक ट्रांजैक्शन का दो इंपैक्ट होगा, कहीं ना कहीं डेबिट होगा तो कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा। मतलब कहीं ना कहीं प्लस होगा तो कहीं ना कहीं माइनस होगा, या ऐसा कह सकते हो कि इंपैक्ट दो क्रिएट होगा। प्लस माइनस को छोड़ देते हैं, हो सकता है कहीं प्लस हो दूसरी जगह भी जाके प्लस ही हो रहा हो, कहीं पे माइनस हो दूसरी जगह जाके भी माइनस ही हो रहा हो, उसके ऊपर अपन नहीं जाएंगे। बट हम ये मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि इंपैक्ट दो होगा, दो जगह पे हिट करेगा और एक हिट उसका डेबिट होगा, एक हिट उसका क्रेडिट होगा। अब हो सकता है कहीं पे डेबिट भी प्लस हो क्रेडिट भी प्लस हो सकता है कहीं डेबिट भी माइनस हो क्रेडिट भी माइनस हो। इस चीज को हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में अलग से पढ़ेंगे। बट फिलहाल आपने ये देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी भी ट्रांजैक्शन का मिनिमम दो इंपैक्ट तो होता ही है, और अगर कुछ प्रॉफिट लॉस की बात हो तो दो से ज्यादा भी इंपैक्ट हो सकता है। तो ये भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, और ये देखोगे कि इसी स्टेटमेंट को ये डिस्क्राइब कर रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में कह दिया इसने कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो इसी की कंटिन्यूएशन में इसी स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा है कि ये डुअल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और ये जो रीजन है ये ए का ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका जो ए कोड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इन केस गुड्स कॉस्टिंग 30,000 30,000 रुपए का सामान जो है वो आपने बेचा कैश में। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 इज सोल्ड फॉर कैश फॉर 40,000। 30,000 का सामान है वो आपने 40,000 में बेच दिया। द अकाउंटिंग इक्वेशन विल होल्ड ट्रू बिकॉज इट विल लेड टू इंक्रीज इन कैश बाय 40,000 एंड डिक्रीज इन स्टॉक बाय सिमिलर अमाउंट 40,000। क्या कह रहा है कि भैया ये 30,000 का सामान जब आप 40,000 में बेचते हो तो कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है, ऐसे बनती है कि आपका कैश 40,000 से बढ़ जाता है, मतलब कैश में हम 40,000 जोड़ देते हैं और स्टॉक में हम 40,000 माइनस कर देते हैं। क्या ये सही ट्रीटमेंट बता रहा है, बताएं।
आप बताएं क्या ये सही ट्रीटमेंट बता रहा है कि जब 30,000 का सामान आप 40,000 में बेचते हो तो आप क्या करते हो, आप कैश में जिला के जोड़ देते हो 40,000, लेकिन आप स्टॉक में से कितना माइनस करते हो, 40 या 30? हम माइनस करते हैं 30, और जो 10,000 का डिफरेंस है ये आप ले आके जोड़ देते हो कैपिटल में, क्योंकि ये है आपका प्रॉफिट। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, 40,000 आप कैश में जोड़ोगे, 40,000 आप स्टॉक में से माइनस करोगे, तो ये एक गलत ट्रीटमेंट बता के चल रहा है आपको। आगे अब ये अगर फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ये हमने देखा है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों फॉल्स का आपके पास ऑप्शन ही मौजूद नहीं होता, तो ये आपका ट्रू होना चाहिए। बाकी पढ़ के देख लेते हैं। इन द अबव मेंशन्ड केस अकाउंटिंग इक्वेशन विल होल्ड ट्रू बिकॉज कैश विल इंक्रीज बाय 40,000 एंड स्टॉक विल डिक्रीज बाय 30,000 एंड कैपिटल विल इंक्रीज बाय 10,000। अब कह रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, कब ऐसा सही माना जाएगा, जब कैश में आप इंक्रीज करोगे 40,000, स्टॉक में डिक्रीज करोगे 30,000 और कैपिटल को बढ़ा दोगे 10,000 रुपए से, जो कि उसका प्रॉफिट है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसके अंदर आंसर गलत बता रहा था, इसके अंदर आंसर सही बता रहा है। पहला फॉल्स हुआ, दूसरा ट्रू हुआ, तो आपका कोड जो डी है वो यहां पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वही अकाउंटिंग इक्वेशन है, वही अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बट आपको सवाल इन एंगल से पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बेस्ड भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स फिलअप्स भी पूछे जा सकते हैं, और असर्शन रीजन सवाल तो पूछे ही जा सकते हैं। ये पूछा भी गया है आपके पीछे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कवर दी आर थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में बची हुई और कुछ बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे 10 का दम। ठीक है, ये आपको पता है भले भांति कि ये क्या चीज होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट्स में।